हेलो दोस्तों, क्या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया है? तो आज आपके लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिजेक्टेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल को आप फिर से अप्लाई करके उसका जीएसटी नंबर निकाल सकते हैं। देखिए, भारत में लाखों लोग जीएसटी के हर दिन एप्लीकेशन डाल रहे हैं। उसमें बहुत सारे फाइल्स ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। पर क्यों रिजेक्ट होते हैं, उसको आज हम लोग जानेंगे। देखिए, जो मेन रीज़न है रिजेक्शन का, वो है कि आप जो जीएसटी का एप्लीकेशन कर रहे हो, वहाँ पे कुछ इनकम्प्लीटनेस दिखा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो, वो डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, या आपने जो डॉक्यूमेंट दिए उसका अटैचमेंट सही नहीं है, या ऐसा कुछ डिस्क्रिपेंसी जो डिपार्टमेंट के नज़र में आया है। इन सारे वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं देखा हूँ कि जितना जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं, उसका 90% रीज़न है एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस प्लेस को लेके। मैं इस चीज़ को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आज डिस्कस कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरे इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो इम्प्लाइड है, यानी हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ मेरा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेरा ही होना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई चीज़ है पर उसका लीगल ओनरशिप प्रूफ आपके पास नहीं है। तब ये बहुत मुश्किल हो जाती है प्रूफ करना कि वो जगह आप ही का है। देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि कहाँ पे दिक्कत होता है। डिपार्टमेंट आपसे पूछता है कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, वो आपका खुद का बिजनेस एरिया है, यानी खुद के नाम पे वो जगह लिया गया है, या आप भाड़े पे लेके बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका खुद की जगह है, यानी आपका खुद का नाम पे रजिस्टर्ड है वो जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके नाम में ही इलेक्ट्रिक बिल है या टैक्स रिसिप्ट है। टैक्स रिसिप्ट का मतलब म्यूनसिपैलिटी या पंचायत या कॉरपोरेशन जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके नाम पे, यानी आप जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके नाम पे है, तो वो डॉक्यूमेंट से ही काम चल जाएगा। पर दिक्कत कहाँ आता है वो सुनिए। ऐसे बहुत बार होता है कि किसी बुजुर्ग के नाम पे प्रॉपर्टी था और आप उनका सोल लीगल हेयर हो। मान लेते हैं कि आपके पापा के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और वो गुजर गए सालों पहले। अभी वो प्रॉपर्टी में आप रहते हो और आपका कोई अदर ब्रदर सिस्टर या ऐसा कोई दूसरा कोई इंसान ही है जो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्लेम कर रहा है। पर प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी उस प्रॉपर्टी का सारा लीगल पेपर्स आपके पापा के नाम पे है। अगर आप ऐसे सिचुएशन पे जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप दिक्कत का सामना करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट को ये चीज़ नहीं पता है कि आप ही उनका सोल ओनर हो। डिपार्टमेंट देख रहा है कि जो आप पेपर सबमिट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, टैक्स रिसीप हो, या जो डीड है, मदर डीड है, वो आपके नाम पे नहीं है, वो दूसरे किसी इंसान के नाम पे है। अब डिपार्टमेंट को ये चीज़ नहीं पता कि आप उनका सोल हेयर हो। इसलिए बेहतर यही है कि आप वो सारा डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के सामने सबमिट कीजिए जो ये प्रूफ करते हैं कि आप उस जगह का लीगल ओनर हो। बहुत सा जगह पे ऐसा है कि आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, उस जगह का कोई भी लीगलशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप भाड़े पे लेके बिजनेस कर रहे हो। तो उस केस में लैंडलॉर्ड के नाम पे जो इलेक्ट्रिक बिल है या टैक्स रिसीप है, वो देना होगा, और उसके साथ साथ आपको नोटरी करा हुआ आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो डालना होगा। और एक सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि आप जहाँ पे रहते हो, उस जगह का जो लीगल ओनर है वो घर का कोई बुजुर्ग है। आप ऐसा सिचुएशन पे उनसे एक नो ऑब्जेक्शन ले लीजिए और फिर डिपार्टमेंट के सामने उस बुजुर्ग के नाम पे जो इलेक्ट्रिक बिल है वो सबमिट कीजिए और उनका नो ऑब्जेक्शन जो है वो सबमिट कर दीजिए। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग मैक्सिमम केस में देखते हैं कि हम लोग बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ को लेके एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। पर आपको ये याद रखना है कि आपके लिए मोर देन वन डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन है। आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कीजिए और जो सही डॉक्यूमेंट्स है उसको वहाँ पे अटैच कीजिए। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उस चीज़ को ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगला जो रीज़न है जिस वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं,
वो मिसलेनियस रीज़न है और 10% फाइल इस वजह से रिजेक्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स सही है, पर आधार और पैन में कुछ मिसमैच है। या हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हो वो क्लियर नहीं है, लेजिबल नहीं है, या अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, हम जानते हैं कि अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनरशिप डीड आपको अटैच करना पड़ता है। पर एक्चुअली पार्टनरशिप डीड जो है वो काफ़ी लंबा एक डॉक्यूमेंट है, यानी उस पे कई बार 20-25 पन्ना भी रहते हैं। तो सारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसको कंप्रेस करके जब आप अपलोड करने जाएंगे, तब आप देखेंगे कि उतना जगह नहीं दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB आपको मिल जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम लोग पूरा अपलोड नहीं करते, बल्कि उसका कोई पार्ट यानी फर्स्ट 2 पेज या फर्स्ट 3 पेज हम लोग स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है, और इस वजह से भी जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि सरनेम पे मिसमैच होते हैं। खास करके मैरिड लेडी जो है, उनका मैरिज से पहले का सरनेम और मैरिज के बाद का जो सरनेम है वो डिफर करते हैं। तो उस केस में बहुत सारी जगह पे रिजेक्शन हो जाते हैं। तो जैसे ही आपके पास रिजेक्शन से पहले शो कॉज नोटिस आएगा, आप वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए। तो ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिससे प्रूफ हो जाएगा कि जो सरनेम है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड में अगर उसमें कुछ डिविएशन है तो उसका रीज़न क्या है। और एक कारण है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग सबमिट कर रहे हो वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली नोटराइज नहीं है। यानी कि अगर आप कोई नो ऑब्जेक्शन सबमिट कर रहे हो या रेंट एग्रीमेंट सबमिट कर रहे हो, तो ज़रूर उसको नोटरी पब्लिक से नोटरी करा लीजिए। फ्रेंड्स, आई होप कि आज के वीडियो से आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिला है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।